यस अगेन अगेन वेलकम टू एवरीवन। यस आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने इन डिटेल में 3 घंटे हमारे इन्वेस्ट किए और 3 घंटों में हम लोगों ने पढ़ लिया है हमारा ऑल ऑब्जेक्टिव। कल के सेशन में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था बेटा कि हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, डिस्टिंग्विश कंप्लीट कर लिए, फ्रेज द वर्ड कंप्लीट कर लिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे लॉन्ग क्वेश्चन था, हर एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी बेटा। तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो डाउट सोल्व करने के लिए मैं आया हूँ। देखते हम क्या क्या क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आपके साथ में। और जैसा मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूरी तरह से 4 मार्क के वेटेज के लिए वैल्यूएबल है। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, 101% आ सकता है। जी हाँ, नाइट आउट विद अजय सर, श्योर बेटा। सवाल हो गए आपके, जवाब हो गए हमारे। कितने पॉइंट लिखने, क्या लिखना है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है बेटा, तो लिखना तो पूरा ही पड़ेगा, कोई कंजूसी नहीं है। आधा घंटा गवर्नमेंट ने ज़्यादा दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्टिंग बिटवीन में 3 पॉइंट के अलावा एक एग्जाम्पल तो छोड़ ही देना। और जहाँ पे हमको डिस्टिंग बिटवीन बोला है उन्होंने लिखने के लिए बेटा, अगर आप लोग को बोला है 4 लिखो तो एक एक्स्ट्रा छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है कहीं कम ज़्यादा मार्क का डिफरेंस हो, क्योंकि हाफ एन आवर ज़्यादा है। पर मैंने पहले कहा है क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3A और 3। यस हेलो एवरीवन, होप नाउ अभी हम लोग का नाश्ता खाना पीना सब हो गया है। अब जम के पढ़ाई करेंगे हम लोग। टी यू एम यू का रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं टी यू एम यू का रिलेशन। होप माई स्लाइड इज विजिबल टू एवरीवन। अक्षय सर, हाँ बेटा खा लिया, सुजल खा लिया। यस, तो चलो बेटा पहले हम लोग 4 मार्क के सवाल के लिए फाइट करते हैं, वो है टी यू एम यू। अक्षय इधर देखिए, टी यू एम यू का रिलेशन 4 मार्क के लिए या तो डिस्टिंग बिटवीन है, या तो हमारे को क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। तो मैंने आपको आंसर बैठ किया था हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी वो याद रखना सब लोग बेटा, हंसी तो फंसी वाला। हंसी तो अस्सी, अस्सी तो अस्सी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाई, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो टोटल यूटिलिटी कहाँ पे जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे जाती है। तो आपको एक चीट मैंने बताया, लीगल चीट, सब बच्चों को आती है लीगल चीट बनाने हाथ से। ये हमारा टी यू एम यू हमारे हाथ में ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, टी यू इंक्रीजिंग एम यू डिक्रीजिंग, टी यू हाइएस्ट कॉन्स्टेंट, एम यू टी यू हाइएस्ट, एम यू जीरो, टी यू डिक्रीज, एम यू बेटा टी यू डिक्रीज, एम यू नेगेटिव। सिंपल चीज अपने हाथों में दी हुई है, उसको देख के सिर्फ एक्सप्लेन करना है। फिर भी मैं आपको बाहर कराता हूं। 80 तो 80, 80 का आधा कितना होता है बेटा, फटाफट लिखो बेटा। 80 का आधा कितना होता है बेटा, फटाफट लिखो। 80 का आधा कितना होता है बेटा, फटाफट लिखो। फटाफट लिखो 80 का आधा। 80 का हाफ कितना होता है वो लिखो बेटा, दूसरा सब जाने दो। 80 का हाफ लिखो 40। 40 मतलब यहाँ पे देखो बेटा, मैं सिंपल लेता हूं, पहले आपको टी यू लिख लेना है। सबसे पहले एग्जाम में जाके टी यू लिखना है। टी यू कैसे लिखोगे, तो 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 और 10 के बाद बस। ये जो पॉइंट नंबर 5 है वो अपना स्टेटिटी पॉइंट है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है आफ्टर, बिकॉज यहां पे देखो जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे आता है, मार्जिनल यूटिलिटी टू रीच टू जीरो, अपना टोटल यूटिलिटी रीच टू हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट, राइट।
तो 40, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 मतलब बस। बस के बाद में क्या करोगे, -5। यहां पे अल्फ्रेड मार्शल क्या करे बेटा, एक कंज्यूमर की या एक इंडिविजुअल की एक इच्छा एक समय पे पूरी की जा सकती है, बट द कंडीशन इज दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इफ यू वांट टू ट्रू दिस कॉन्सेप्ट, यू नीड टू बी गिव कंटिन्यूअस कंजम्पशन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा खिलाते जाना है, खिलाते जाना है, खिलाते जाना है। तो क्या होगा, जब पहली यूनिट, बेटा आप वाटर पार्क में जाते हो, आप एसएल रोड में जाते हो, जब पहली बार राइड में जाते हो ना, जो थ्रिलर, जो एक्साइटमेंट होता है वो सबसे हाई होती है। आपकी फेवरेट प्रोडक्ट जब भी आप खाते हो, जैसे कि आपका चाइनीज हो गया, कुछ भी हो गया, अपने मन से लेना है बेटा। राधिका, ये नंबर अपने मन से लेना है, मैंने बाहर करवा दिया आपको, यही नंबर लिख देना, कोई बात नहीं है। ये अपने खुद के नंबर है, अपन खुद डिसाइड करते नंबर, कोई नंबर मिलने वाले नहीं है वहां पे बेटा, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट है। तो फर्स्ट टाइम जब जाते हो तो मार्जिनल और टीयू दोनों साथ साथ है। तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कैसे मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमको हाफ करना है और यहाँ पे प्लस करना है, 80 + 40 120, यस 80 + 20 40 120, 120 + 20 140, 140 + 10 150, 150 + 0 150, 150 - 5 145। सिंपल नंबर बाहर करवाया मैंने आप लोगों को, उसके लो। सपोज आपने फर्स्ट मैंगो खाया बेटा, सोहन फर्स्ट मैंगो खाया तो टीयू पॉजिटिव, एमयू पॉजिटिव, फिर धीरे धीरे क्या होता है, टीयू इंक्रीज हो रहा है, टीयू इंक्रीज एमयू डिक्रीज। थर्ड में टीयू मैक्सिमम एमयू 0, फोर्थ में टीयू डिक्रीज एमयू नेगेटिव। ये 4 पॉइंट याद रखना बेटा आपको एक्सप्लेनेशन में, यही है टीयू एमयू का रिलेशन। जरा ध्यान से, आराम से, प्यार से समझो। पहले नंबर याद रखना, 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 के बाद बस मतलब 0, 0 के बाद -5। एक बार आपने ये नंबर लिख लिया, एक बार आपने ये नंबर लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, इसको प्लस करना है, 80, 80 दोनों जगह लिखोगे, 80 + 40 120, 120 मतलब जैसे जैसे यूनिट ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन करोगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जैसे जैसे खाना चालू करोगे वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। तो फर्स्ट पॉइंट, एट इनिशियल स्टेज टीयू एमयू पॉजिटिव, then after initial state TU increasing MU decreasing with every increasing stock। जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक विच वी ऑलरेडी हैज। कैसे बनाओगे डायग्राम, यस सिंपल लफ्जों में, इनिशियल स्टेट टीयू भी 20, एमयू भी 20, 80, 80 दोनों रहेंगे बेटा, हम साथ साथ। टीयू इंक्रीज हुआ, टीयू इंक्रीज, एमयू डिक्रीज, टीयू रीच टू हाईएस्ट, यहां पे हाईएस्ट नंबर था 150, यहां पे भी 150, बट 150 के बाद कोई नंबर नहीं, तो ये जहां पे 150 पे है, तो टीयू जब हाईएस्ट पे होता है तो एमयू कहां पे होगा बेटा, 0 पे। तो यहां पे थर्ड पॉइंट याद रखना, टीयू हाईएस्ट एमयू 0। फिर टीयू जैसे डिक्रीज होता है एमयू क्या होता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है, ही क्रॉस द एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, राइट। वेलकम आदर्श। तो टीयू डिक्रीजिंग एमयू बिकम नेगेटिव, राइट। और फटाफट शेयर करो बच्चे लोगों को, फटाफट शेयर करो बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम है। अब क्या करोगे सर, कैसे लिखोगे, तो देखो फिर से डायग्राम बता रहा हूं, टीयू एमयू यहां पे बनाओगे, यहां पे लिखोगे टीयू और एमयू,
यहाँ पे लिखोगे नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम, बनाओगे यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे लिखोगे O स्टैंड फॉर ओरिजिन, ठीक है। सपोज आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो खाया, रिया आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो खाया तो कितना मजा आया, TU80 TU80 MUB80, राइट। तो यहां पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देन सेकेंड मैंगो खाया, सेकेंड मैंगो खाया तो क्या होगा बेटा, TU इंक्रीज, TU इंक्रीज, MU डिक्रीज। थर्ड मैंगो खाया, TU इंक्रीज 120, MU डिक्रीज, 80 का था 40, 40 का था 20, राइट। दोनों बनाना है, दोनों बनाना है बेटा, जैसा दिया है ऐसा, नो स्केल, नो मेजरमेंट, नथिंग। आपको डायरेक्ट ड्रॉ करना है सिंपल वे से, कोई स्केल नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, सिर्फ ध्यान देना इक्वल होना चाहिए प्रपोर्शन, ओके। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ये डायग्राम बना रहे हो अपने हाथों पे, ये मेरा डायग्राम मेरे हाथों पे ही है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, TU जब बेटा मैक्सिमम पे है, TU अपने मैक्सिमम पे है तो MU 0 पे ही होना चाहिए। TU जब डिक्रीज हो रहा है तो MU नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि जब 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी खाते हो तो TU डिक्रीज, MU नेगेटिव, राइट। लेट्स सी, आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूं मैं, ध्यान से देखो। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी फर्स्ट यूनिट। जब पहला मैंगो खाया तो TU एंड MU आर सेम, 80 TU भी 80, MU भी 80, हम साथ साथ। When as the consumer consume the further unit of commodity और second third unit खाया तो TU increasing, MU decreasing. At the particular state TU reach to maximum, जब TU maximum पे आएगा तो MU 0 पे आएगा। And this point called as a steady point. This point called as a steady point. And after steady point, if you consume the commodity, your TU become decreasing and MU become a negative, right? After reaching the point of steady, अगर steady point के साथ गए, अगर steady point के बाद में अगर आपने खाया तो क्या होगा, रेशनल कंज्यूमर शुड बी स्टॉप टू कंजम्पशन। स्टेडी पॉइंट के बाद में अगर आपने कंज्यूम किया तो बेटा कंजम्पशन, बेटा क्या हो जाएगा बेटा, आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगेगा और मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डिसैटिस्फैक्शन पॉइंट। यही था हमारा आंसर, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, राइट। एग्जाम में बनाते समय सिर्फ ध्यान देना कि यहां पे जो आप TU बना रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, TU डिक्रीज, MU इंक्रीज। TU यहां पे ये रॉन्ग है, यहां पे आपको स्टेगनेंट बताना पड़ेगा, ये एक डायग्राम स्टेगनेंट बताना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट जब कंजम्पशन करते हो स्टेगनेंट होगा और फिफ्थ पे 0 होगा और उसके बाद में डिक्रीज होगा। तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखे आपको, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देन कॉन्स्टेंट, देन डिक्रीजिंग, और यहां पे होगा वो होगा डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नेगेटिव। ये पॉइंट पे 0 पे आना चाहिए और ध्यान रखना, और पॉइंट यहां से लेके यहां तक 150 150 स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। ये तीनों जगह एक साथ लिखना है। वहां पे मैंने सिंपल स्टेटमेंट दिया है, व्हेन ड्यू टू चेंज इन, व्हेन इंक्रीजिंग द यूटिलिटी क्रिएटेड द यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन, सिंपल वर्ड है, ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ द गुड्स।
यहां पे लिखा है ड्यू टू चेंज इन प्लेस। बेटा यहां पे देखना है, सब में कॉमन लाइन है, ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन, सेम लाइन है, ड्यू टू चेंज इन। एक जगह पे मैंने बोला है ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ द गुड्स, ड्यू टू चेंज इन प्लेस ऑफ द कमोडिटी, और ड्यू टू चेंज इन टाइम, उसे कहते हैं बेटा टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी। बेटा किसी भी वस्तु के अक्षय इधर चेंज करो। चलो चलो चलो, when a commodity increase due to whether utility is created, when utility is created बेटा due to change in a place, suppose change in a place, example a woolen cloth have a more utility in a place than the warm place। जी हाँ, या तो कश्मीर में एप्पल डिमांडेड मोर इन कश्मीर रादर देन द मुंबई, राइट, तो मोर डिमांडेड इन मुंबई रादर देन द कश्मीर। Utility, time utility, when utility of a commodity is increased due to change in a time, due to change in a time, example है student has a more utility of textbook during the exam। अभी भाई एग्जाम में टेक्स्ट बुक की बहुत यूटिलिटी ज्यादा है, या फिर मैं बोलूंगा वुलन क्लॉथ इज मोर यूजफुल इन समर, या फिर रेनकोट या अम्ब्रेला। सर्विस यूटिलिटी, यस, service utility is when a personal service is rendered from one person to another person, satisfy the wants। Next, knowledge utility, when the consumer acquire the knowledge and satisfy their wants is known as knowledge utility। Example mobile phone, computer, machineries। possession utility का दूसरा मतलब है टाइम यूटिलिटी। possession means ownership utility। अब possession utility arise when ownership, याद रखना बेटा वर्ड, possession मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसे possession utility कहते हैं। दैट इज द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये ध्यान से रखना बेटा। सो when service is rendered to one person or another person, example is a compulsory part of the answer। next, very important question, very important क्वेश्चन। चलेगा पर एग्जाम्पल लिखना बेटा, उसमें एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल लिखना, यहां पे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा आपको। इंक्रीजिंग यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन अ शेप, एग्जाम्पल वुडन कन्वर्ट इनटू टेबल या चेयर, क्ले कन्वर्ट इनटू टॉयज। प्लेस यूटिलिटी में लिखोगे बेटा प्लेस यूटिलिटी में लिखोगे वुलन क्लॉथ इज नॉट यूजफुल इन मुंबई इन समर बट सेम वुलन क्लॉथ यूजफुल इन हिल स्टेशन इन समर। टाइम यूटिलिटी में लिखोगे ड्यू टू चेंजिंग अ टाइम, राइट। चलो क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा एग्जाम में, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स। क्या कैलकुलेट करना अपने को बेटा, प्राइस इंडेक्स। अपने को 2 साल की प्राइस दी है, प्राइस हमें दी है बेटा 2005, 2005 एंड 2010। 2010 करंट प्राइस है, 2005 बेस प्राइस है। ए भाई कौन है ये केस स्टडी वाला यहाँ पे, योगेश यहाँ पे कहाँ पे केस स्टडी बेटा, अग्री डिसएग्री आता है बेटा, नो केस स्टडी, नो केस स्टडी।
स्टडी द फॉलोइंग टेबल और आंसर लिखना है अपने को, वो केस स्टडी समझ लो अपना। चलो देखते, ये जो वर्टिकल है ध्यान से देखो बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल दिया आपको उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करके टेबल को, एज आई टोल्ड यू 2005 अपना कौन सा प्राइस है बेटा, बेस ईयर है, P0 मतलब बेस ईयर मतलब P0, और करंट ईयर मतलब जो लेटेस्ट है वो है आपका 2010। जिसको मैं कहूंगा P1। अब मुझे करना क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स? तो फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ, क्या करो बेटा, सम ऑफ P1 डिवाइड बाय P0। तो मैं कहूंगा सम ऑफ P1 डिवाइड बाय सम ऑफ P0, करंट प्राइस को बेस प्राइस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। सिंपल फॉर्मूला है बेटा, करंट प्राइस को प्रीवियस प्राइस से डिलेट करो, करंट प्राइस को प्रीवियस प्राइस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। अभी सिंपल लैंग्वेज में देखो क्या दिया है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, 4 मार्क्स जेब में आएगा और ये यहीं पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबको शेयर किया ना, कैलकुलेट सम मतलब टोटल कैसे करना है बेटा, तो सिंपल टोटल करना है अपने को, 6 प्लस 16 20 बेटा, 6 प्लस 16 कितना होगा बेटा 22, 22 प्लस 24 प्लस 4, राइट, 23 24 प्लस करो बेटा फटाफट, तो सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पे। क्या करोगे बेटा आप लोग, सिंपल कैलकुलेशन में दोनों का टोटल किया, मेरा प्राइस आया, करंट प्राइस का टोटल आया 60, मेरा बेस ईयर का प्राइस का टोटल आया 50। फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ P1 डिवाइड बाय P0। P1 का मतलब होता है करंट प्राइस, यस, जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है बेटा, जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है बेटा, सिक्स प्लस 24 प्लस 4, 50 टोटल आ रहा है बेटा, 50 टोटल आ रहा है, 50 प्रॉपर है। एट प्लस 18 प्लस 28 प्लस 6, 60, बोथ आर द राइट। फॉर्मूला हमको लिखना है, दिया नहीं होगा वहां पे बेटा, ए भाई वो मैथ्स वाला खेल मत करो, 1 मार्क 2 मार्क मत करो। अभी फॉर्मूला आता है तो डिवाइड करने को क्या जा रहा है बेटा, पहले फॉर्मूला क्रिएट करोगे, वहां पे 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको, डिवाइड ही करना है, खाली करना क्या है मेरे भाई, तो 600 डिवाइड बाय 50, 12 5 50 और 0 का 0, आंसर खत्म हो गया, 20 120 इज आंसर। अब जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से, कैलकुलेट द लेस्प्रे एंड पाशे इंडेक्स फ्रॉम द गिवन डेटा। ये दो ही सवाल है एग्जाम में, ये दो ही सवाल है, ध्यान से करके जाने का, नंबर बदली हो जाएगा पर आंसर वही रहेगा। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, क्या फॉर्मूला बेटा, लेस्प्रे मेथड में फॉर्मूला क्या है, लेस्प्रे का फॉर्मूला क्या बेटा,
सम ऑफ करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी डिवाइड बाय सम ऑफ बेस प्राइस डिवाइड बाय बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा फिर से फॉर्मूले को एक बार याद कर लो मेरे साथ में। लेस्प्रे में क्या बोलता है बेटा, करंट प्राइस, सिर्फ चेंज यहां पे ये बेटा देखो, प्राइस क्वांटिटी 0 0 0 1, आगे लिख देंगे सम ऑफ, आगे लिख दोगे सम ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फॉर्मूला है, समझ में आया सबको बेटा, समझ में आया सबको बेटा। ये कौन सी मेथड है बेटा, लेस्प्रे मेथड है, जहां पे प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर क्वांटिटी। चलो अभी देखो मेरे को क्या करना है, यहां पे इन्होंने क्या दिया है पहले क्वेश्चन में वो देखो, इन्होंने सिंपल हमको प्राइस और क्वांटिटी दी है। अब मुझे क्या करना है वो ध्यान दो, मुझे फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना है वो देख लो। P मल्टीप्लाई बाय Q, P ऑफ बेस, P ऑफ Q ऑफ बेस, और फिर मल्टीप्लाई करने का मेरे को P ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ बेस। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बेस ईयर है, तो पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का मेरे को, P मल्टीप्लाई बाय Q, और दूसरा मुझे कैलकुलेट करने का है वो है P1 मल्टीप्लाई बाय Q0। इसकी अपने को जरूरत नहीं है। अभी ये दोनों का आंसर क्या रहा है वो देखो बेटा, और ये दोनों का आंसर क्या रहा है वो देखो। थर्टी मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आएगा 360। उसी तरह यहां पे लिखते बेटा 42 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आएगा 840। उसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 3 240, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 40 420। ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो मेन खेल किसका है बेटा, फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप मल्टीप्लीकेशन उसी तरह करोगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अब यहां पे मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, आराम से सोल्व कर सकते हो आप लोग। क्लियर एवरीवन? अग्री डिसएग्री पे जा रहे हैं हम लोग, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
गलती मत करके आना क्वेश्चन में, क्लियर क्लियर करके कल। कितने जने? 16। अरे बेटा इतना बताना ट्रिक है, देख। बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ लेस्प्रे मेथड है, लेस्प्रे, जरा 1 मिनट रुक जाओ, एक बच्चे को फॉर्मूला बता देता हूं। लेस्प्रे और पासरे मेथड में क्या है बेटा, यहाँ पे देख डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों प्राइस इंडेक्स ढूंढ रहे अपने पास, तो यहाँ पे देख क्या करूंगा, पी ये एल लास्प्रे मेथड और ये पासरे मेथड, ठीक है, ये पी क्यू पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, आगे लगाना है सम मतलब टोटल, सम मतलब टोटल। अब यहां पे क्या करना है, सिर्फ एक जगह पे 1 लिखने का है, ये अपना करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी, यहां पे बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी, खत्म। पासरे मेथड में क्या कर रहे हैं बेटा, सेम लिखना है, पी क्यू पी प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल ही लेना है, सिग्मा ही लेना है, मल्टीप्लाई करने का है, किसके साथ मल्टीप्लाई, किसको कर, कभी ध्यान दो, यहां पे 1 1 0 0, मतलब कि जो पास रहे वो करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटी, बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी। इसने क्या किया है, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी और करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस प्राइस इंटू, क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है बेटा, फॉर्मूला समझ में आया आपको बेटा? ये अपना लेस्प्रे है और ये अपना पासरे है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहां पे खाली चेंज करना अपने को, ऊपर में करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी करने का है, यहां पे करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी करने का है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अलियान क्या हुआ बेटा, अलियान अलियान व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा?
ब्रह्मा विच टेबल बेटा, विच टेबल, ब्रह्मा कौन सा टेबल बेटा? अलियान एग्जिट फ्रॉम हियर बेटा, नो प्रॉब्लम, अलियान को हटा दे, अलियान यहां पे बेटा हर जगह पे 1 1 लिखना है। P1 Q0 Q PQ P0 Q0, यहां पे प्राइस ऑफ करंट, क्वांटिटी ऑफ करंट, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटी। फ्रिया, फ्रिया करेक्ट है, देखो जरा यहां पे, फ्रिया अगर नहीं समझता एग्जाम में तो अपने को जैसा टेबल बनाया वैसा 2 बार टेबल बना देना, राइट। अपने को क्या क्या चाहिए कंपलसरी में बेटा? तो सपोज फर्स्ट अपना फॉर्मूला है वो है कंपलसरी में पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, तो चाहिए ही चाहिए। साथ में हमको क्या चाहिए बेटा? फर्स्ट फॉर्मूले के लिए P1 मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, ये है ये, राइट। फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेटा अपने को। ये पी क्यू का मतलब क्या था बेटा? पी क्यू का मतलब P मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर करना है, और 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। थोड़ा आगे जाते बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्री डिसएग्री में जाते बेटा, एग्री डिसएग्री में जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक को स्लाइसिंग मेथड कहते हैं क्या बेटा अपन? यस, पहला लिखना है आपको, यस आई एग्री, यस आई एग्री। डिस्टिंग बिटवीन में भी देखा हमने, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्लाइसिंग मेथड ही फॉलो करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक दैट डील विद द इंडिविजुअल यूनिट। एग्रीगेट ने एंटायर में से कट करता है, एंटायर में से कट करता है। इट इज टेक इनटू अकाउंट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। It is used a slicing method because divide the economy into slice, small part, and going and depth study of individual। ये किसको स्टडी का? वो जो डिस्टिंग बिटवीन पढ़ा था वही पॉइंट यहां पे लिखना है अपने को। मैक्रो इकोनॉमिक से डिफर फ्रॉम माइक्रो, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब, मैक्रो मतलब एग्रीगेट स्टडी, लंपिंग मेथड, जनरल प्राइस लेवल, right? Macroeconomic is study of entire economic where on other hand of macroeconomic study the particular segment। जबकि microeconomic is a study बेटा, macroeconomic study aggregate demand, aggregate supply, national income, general price level। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक क्या पढ़ता बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक क्या पढ़ता बेटा? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक फ्लो ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, जबकि
मैक्रो इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, डिस्टिंग बिटवीन ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड, नो आई डू नॉट अग्री, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये लिखने का 1 मार्क है। ये नहीं लिखा मतलब 1 मार्क चला नहीं जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। पहले लिखना है ये अग्री हो या डिसएग्री हो, पहले लिखना है वेदर यू आर अग्री और डिसएग्री, राइट। दिस इज बिकॉज देर आर द प्रियंका लॉ ऑफ डिमांड आएगा बेटा, आएगा, पर 4 मार्क्स में है तो रिलेशन बिटवीन में है तो टीयू नीचे आएगा, वो ही आएगा। This is because there are the various factors determine the demand of the other price, right? इनकम इलास्टिसिटी, बेटा कौन कौन से प्रोडक्ट फैक्टर अफेक्ट करते हैं अपने को डिमांड को? यस, डिमांड को नॉट ओनली प्राइस बट अदर फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। हैंग हो रहा है। डिमांड change in a price, change in a demand, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. Second point है income, higher the income, higher the demand, lower the income, lower the quantity demand. मतलब income भी एक फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। सब्स्टिट्यूट प्राइस, चलेगा, इधर चेंज नहीं करना। यस सोहन, गिफन गुड्स, गिफन सर रॉबर्ट गिफन ने क्या किया था बेटा? सर रॉबर्ट गिफन कहाँ पे बेटा? इंग्लैंड में गए थे टू अप्लाई द प्रोडक्ट। लेट्स स्टार्ट विद दिस इनकम। यस, तो सिंपल इसमें क्या याद रखना बेटा आपको? आई डिसएग्री, क्योंकि सिर्फ प्राइस नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है। इनकम में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा बेटा। इनकम इंक्रीज, इंक्रीजिंग इनकम, इंक्रीजिंग डिमांड, हायर द इनकम हायर द डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द डिमांड, इवन प्राइस इज सेम। टाइप्स ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन अ गुड्स, देयर मे बी अ लग्जरियस गुड्स और देयर मे बी अ नेसेसिटी गुड्स। टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट द गुड्स। Population, size of the population, higher the population higher the demand, lower the population lower the demand. Advertisement,
powerful advertisement and poor advertisement. Next, there are the many theoretical difficulty in a measurement of national income. जी हाँ, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है. यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. ये एक मार्क के लिखना कंपलसरी है, डायरेक्ट मत लिखना चालू करना. देयर आर द मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट. बेटा ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मतलब जब भी कोई पर्सन को गवर्नमेंट पेमेंट तो करती है विदाउट गिविंग एनी. बेटा 2 पॉइंट में बता रहा हूं, घाय मत करो तुम लोग, सब ना घाय कर रहे हो बेटा. आई गोइंग टू एक्सप्लेन बेटा, डोंट वरी. आपका गिफन पैराडॉक्स और बैकवर्ड बेंडेड कर्व, लॉग का एक्सेप्शन, बैकवर्ड बेंडेड कर्व, वो दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी. प्रिया तेरा आंसर यहां पे बेटा. ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. इन अ मोनोपोली मार्केट सेलर इज अ प्राइस मेकर और प्राइस टेकर. तो इज अ प्राइस मेकर, सेलर इज अ प्राइस मेकर, ही डिसाइड हिज प्रोडक्ट प्राइस. आई अग्री विद द स्टेटमेंट. दिस इज बिकॉज द मोनोपोली देर इज अ सिंगल सेलर. यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है. ही डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये क्या करेगा, अपने एक ही प्रोडक्ट की प्राइस, सपोज ये प्रोडक्ट है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 अलग अलग लोग हैं, तो मिस्टर ए को 5 रुपए में देगा, मिस्टर बी को 15 में दे सकता है और मिस्टर सी को 10 रुपए में भी दे सकता है. तो सेम प्रोडक्ट डीलिंग विद द डिफरेंट पीपल एट द डिफरेंट प्राइस, दैट इज कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नाउ a group of individual owning their selling price, single firm in the market, it has a total freedom. ये अकेला है मार्केट में, इसके पास टोटल फ्रीडम है. ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई इसकी प्राइस डिसाइड नहीं करते. टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट वो अपनी प्राइस बढ़ाता है एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट. When price of given goods falls, the demand for it increase falls. बेटा ये गिवन गुड्स का थोड़ा उल्टा कार्यक्रम है. जब प्राइस डिक्रीज होती है तो इसकी डिमांड भी कम हो जाती है. तो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. बहुत सारे बच्चे भी चैट बॉक्स में यही आंसर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बताता हूं. ये आपको लिखना है. सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में जाके प्रैक्टिकल किया था, जहां पे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आपकी प्राइस डिक्रीज होती है, ना दिवाली, ना दशहरा, ना बैसाखी, ना ईद, और ऑन ऑफ सडन उन्होंने क्या किया, इंफीरियर गुड्स की प्राइस, जिसकी शॉर्ट लाइफ है उसकी प्राइस डिक्रीज कर दी. तो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन. व्हेन गिवन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स डिक्रीज. क्यों भैया, तो ये इंफीरियर गुड्स हैं, लो क्वालिटी है. आर दोज गुड्स वॉज डिमांड डज नॉट रेज. जो भी क्वालिटी लो है और वो इंफीरियर गुड्स है तो उसकी प्राइस मार्केट में क्या होती है, कम करते. बेटा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज. तो सर रॉबर्ट गिफन जो थे वो इंग्लैंड में गए और एक ब्रेड मेकर के पास, उन्होंने देखा इंग्लैंड में हर रोज सुबह उठ के पब्लिक ब्रेड खाती है. तो उन्होंने क्या किया ब्रेड वाले को कि भाई अगर तुझे तेरी डिमांड बढ़ानी है तो क्या कर, अपने ब्रेड का प्राइस कम कर दे. He said reduce your bread price. तो ब्रेड वाले ने अपनी प्राइस कम कर दी उनकी बात सुन के, बट डिमांड बढ़ने के बदले उनकी गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई. द वॉज डिमांड डज नॉट रेज, ही रिड्यूस द प्राइस. बेटा डज नॉट रेज इवन प्राइस इज रिड्यूस. सर रॉबर्ट गिफन के कहने पे उन्होंने अपनी गुड्स की प्राइस रिड्यूस तो की पर डिमांड नहीं बढ़ी. क्यों नहीं बढ़ी, तो एट द टाइम ऑफ डिक्रीजिंग व्हेन द प्राइस such commodity falls. Sir Robert Giffin observed this behavior in England relation to bread and declined. The people did not buy the because increasing in the real income or purchasing power. पब्लिक को लग रहा था हमारी रियल इनकम बढ़ गई है
तो हम इंफीरियर क्वालिटी गुड्स क्यों खाए? जाके उन्होंने क्या खाना चालू कर दिया? मीट खाना चालू कर दिया। दे आर attracted toward the superior goods rather than the inferior goods, right? सर रॉबर्ट गिफन याद रहेंगे भैया? सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में जाके प्रैक्टिकल किया था। एज पर द लॉ ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने बोला प्राइस कम कर दो तो डिमांड बढ़ेगी। सर रॉबर्ट ने इंग्लैंड में जाके ब्रेड की प्राइस ऑन ऑफ सडन कम करने गई, ब्रेड की प्राइस कम करी तो वहां पे पब्लिक ने ब्रेड को रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि हम लोग की पर्सनल रियल इनकम बढ़ चुकी है और दे आर प्रीफर टू बाय द सुपीरियर गुड्स, राइट? चलो सर लॉ ऑफ डीएमयू हमारे लिए क्यों जरूरी है? सर लॉ ऑफ डीएमयू हमारे लिए क्यों जरूरी है? सर यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इन रियल लाइफ लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है फॉर द कंज्यूमर। Consumer can decide which commodity they have to be buy. Consumer can decide the budget, which commodity give more priority, which commodity give less priority. Necessity है तो more priority दो, unnecessary है तो उसको less priority दो। तो law of DMU सिखाता है consumer को guide the consumer to planning their budget with the available resources। जितना उसके पास रिसोर्स है उसमें कैसे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे कर सकते। ये सिर्फ कंज्यूमर को गाइड नहीं करता है, ये साथ ही साथ अपने प्रोड्यूसर को भी मदद करता है टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, टू डिसाइड टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पॉलिसी। नेक्स्ट मोनोपोलिस्ट। डीएमयू ऑल्सो हेल्पफुल टू द मोनोपोलिस्ट, जो सिंगल सेलर है उसके लिए भी जरूरी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने को। वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या करता है? डिसाइड करता है कौन से प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखनी है, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी है। गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। गवर्नमेंट लॉ ऑफ डीएमयू के बेसिस पे टैक्सेशन और सब्सिडी डिसाइड करती है कौन से ग्रुप को सब्सिडी देनी है, कौन से ग्रुप के लिए उन्हें टैक्सेशन चार्ज करना है, कहां पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम चालू करना है, राइट? नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट गिव गाइडलाइंस टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू फ्रेम द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, अमीरों से ज्यादा गरीबों से कम। मैंने आपको डिमांड शेड्यूल भी बता दिया है। इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर लिया। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। एक मुझे ये साल जो आंसर आपके साथ डिस्कस करना है एक बार, वो है आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और मार्केट। बेटा आराम से देखो जरा, व्हाट डू मीन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? बेटा क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? ध्यान से बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट जहां पे क्या है बेटा? प्रिविलिंग द वन विच इज नंबर ऑफ बायर। ये वो मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर है और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर है। जी हाँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे गर्दी होती है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर है, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर है। ना तो बायर बेटा, बायर एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट है सबके पास में। मोर एवर बोथ बायर एंड सेलर परचेज द परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे बायर भी शाना, सेलर भी शाना। बायर को सेलर के बारे में सब कुछ पता है
और सेलर को बायर के बारे में पता है कि कौन से प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदने वाला है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है एंगेज बाइंग एंड सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, बेटा ध्यान देना, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर एंड बायर, इट इज अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर और सेलर अवेलेबल है। नॉन ऑफ देम, ना तो बायर ना तो सेलर इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस मार्केट। मार्केट की प्राइस ना तो बायर अफेक्ट करेगा ना तो सेलर अफेक्ट करेगा, दोनों मार्केट की प्राइस को अफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ना तो यहाँ पे सेलर की इंपॉर्टेंस है ना तो बायर की, बोथ हैव अ नंबर इन लार्ज, सो द सेलर प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। यहाँ पे बहुत सारे सेलर है, अगर सेलर अपनी प्राइस डिसाइड करेगा तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, सस्ता बेचने जाएगा तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर में मार्केट में प्राइस टेकर होता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, साइज शेप कलर डिजाइन में क्या बेटा सेम होता है। यस, यहाँ पे कोई भी सेलर कभी भी मार्केट में एंटर हो सकता है, उसको लगता है अगर मार्केट प्रॉफिट है तो ही कैन एंटर इनटू द मार्केट, अगर उसे लॉस हो रहा है तो वो मार्केट छोड़ के जा सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मीन्स द फर्म हैज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एनीवन कैन ज्वाइन द मार्केट एट एनी टाइम and anyone can leave the market at any time without any restriction. यस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस यूनिफॉर्म होती है बेटा, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस इज प्रिविलिंग, हर एक सेलर प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे बेचेगा, बिकॉज मार्केट की जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, नॉट डिसाइडेड बाय सेलर, दैट्स व्हाई इट्स अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। परफेक्ट नॉलेज, जी हाँ, यहाँ पे बायर एंड सेलर बोथ हैव अ परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट कंडीशन, रिगार्डिंग द मार्केट प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। परफेक्ट मोबिलिटी, यस, कोई भी लैंड लेबर कैपिटल मूव हो सकता है मार्केट से कहीं पे भी, देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल मोबाइल, नॉट ओनली ग्राफिक जियोग्राफिकली बट ऑक्यूपेशनल वाइज भी चेंज होना चाहे तो हो सकते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, दूसरे बिजनेस से तीसरे बिजनेस में स्विच होना चाहे तो भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर है तो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है। प्राइस यूनिफॉर्म है, नो पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नीड, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बेटा ये वो मार्केट है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होने वाला है, लेजी फेयर पॉलिसी है, जो भी मार्केट की प्राइस डिसाइड होती है डिमांड सप्लाई पे होती है, प्रोडक्ट डिसाइड होता है वो हमारे मार्केट कंडीशन पे होता है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है। मोनोपोली मतलब क्या बेटा, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। द मोनोपोली टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर। मोनोपोली मार्केट इज अ मार्केट वेयर ओनली वन सेलर, देयर इज नो कॉम्पिटिटर, नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वो मार्केट है जहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मोनोपोली रिफर्स टू सिंगल फर्म विच कंट्रोल द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये वो मार्केट है जहां पे सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल बाय द सप्लायर या प्रोड्यूसर, राइट। यस, यहाँ पे सिंगल सेलर है, मोनोपोली का फीचर है, वहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, यहाँ पे सिंगल सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर, नो कॉम्पिटिशन, नो सब्स्टिट्यूट। बट लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, सॉरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, बायर बहुत सारे, सेलर सिर्फ एक ही है।
नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जी हाँ, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सोल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ब्लड के बदले पानी नहीं चढ़ा सकते हो। उसी तरह यहाँ पे जो सेलर होता है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक, देयरफॉर बायर हैव अ नो चॉइस। बायर को खरीदना ही पड़ता है, जैसे कि रेलवे में जाना है आपको, सोल्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लड का कोई ऑप्शन नहीं, तो यू हैव टू बी बाय एट एनी प्राइस, आइदर बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और विदाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट्स अ प्रोडक्ट आइदर जीरो और नेगेटिव। यस, बैरियर ऑफ एंट्री, जी हाँ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है किसी भी नए नए पर्सन को मार्केट में आने से। यस, एंट्री आर द राइवल आर रिस्ट्रिक्टेड, नॉट फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे नए सेलर को मार्केट में आने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है। इट मे बी नेचुरल मोनोपोली, इट मे बी लीगल मोनोपोली, इट मे बी टेक्नोलॉजिकल लीगल कोई भी मोनोपोली हो सकती है। टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं जा सकता है, नॉलेज की वजह से नहीं जा सकता हो, या लीगल मोनोपोली हो सकती है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर अ मार्केट सप्लाई, जी हाँ, द मोनोपोलिस्ट है वो कंप्लीट कंट्रोल ओवर अ मार्केट सप्लाई, ही इज अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ सेल प्रोडक्ट। आज का मैं आपको लास्ट आंसर पढ़ाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि एक बार रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है। चलो, लॉ ऑफ डीएमयू मुझे लग नहीं रहा है आएगा, बट फिर भी एक बार हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बार ओसीएसपी की पेपर पैटर्न या इंग्लिश का पेपर पैटर्न थोड़ा सा हिला हुआ था, तो एक बार इसको देखना तो बनता ही है। आराम से, लॉ ऑफ डीएमयू सबसे पहले किसने लिखा है, फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय कौन है बेटा, तो मिस्टर एच गोजेन, और उसको पब्लिश किसने किया, तो डॉक्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। आराम से समझना है, द फर्स्ट प्रोपाउंडेड, जी हाँ, सबसे पहले ये लॉ किसने प्रोपाउंड किया है, तो फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर गोजेन, बट डिस्कस एंड डिटेल में बताने वाले हैं हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उनकी बुक एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। कब लिखा था, तो फिक्स टाइम है 1890 में सब कुछ कार्यक्रम किया था। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बेटा, यूनिवर्सल कैरेक्टर है। यहाँ पे किसको स्टडी कर रहे हैं, मतलब कॉमन बिहेवियर, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, ट्राई टू रीच मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ट्राई टू रीच मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। स्टेटमेंट क्या बोलते बेटा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी डिटरमिनेंट्स है वो कांस्टेंट करो, एंड एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड, एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बाय पर्सन, यस, गिवन अ इंक्रीजिंग स्टॉक डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक व्हाट ही ऑलरेडी हैज। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है विद एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक विच ही ऑलरेडी हैज। जी हाँ, आपने जो भी कंजम्पशन करते हो, उस जितना आपका स्टॉक बढ़ता है उतना मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, ऐसा ये कह रहे बेटा। हर एक इंक्रीजिंग स्टॉक के साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। मार्जिनल यूटिलिटी दैट दे एनी कंज्यूमर डिराइव्ड सक्सेसिव यूनिट,
गोज ऑन डिमिनिशिंग, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, ऐसा बता रहे हो अपने को. इन शॉर्ट, मोर ऑफ द थिंग यू हैव लेस यू वांट टू हैव इट. जितना ज्यादा तुम खाओगे उतनी खाने की इच्छा घटती जाएगी. जी हाँ, एजम्पशन में बोला गया है भाई, जब भी आप डीएमयू का लॉ अप्लाई करो, किसी की इच्छा पूरी करने जाओ तो देख लेना वो बाहुबली खली भी नहीं होना चाहिए, ना तो अपना शाहरुख राधे भैया होने चाहिए. अगर वो खली है तो खाते जाएगा और रुकेगा ही नहीं, और वो शाहरुख के मतलब दुबला पतला एक में ही पेट भर जाएगा. तो भाई साहब पर्सनल क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए. रेशनल का मतलब था नॉर्मल. एजम्पशन है नॉर्मल पर्सन होना चाहिए जिसके ऊपर लॉ अप्लाई कर रहे हो. The person must be normal, it should not be abnormal, it should be always try to satisfy his wants. The consumer assume that the rational, it means the behavior is normal, try to maximum satisfaction. नहीं तो खाते जाओ बाहुबली खाली खाते जाओ, इसका पेट भरेगा ही नहीं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ट्राई करना चाहिए. सेकेंड, कार्डिनल एज्यूम करो कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो नंबर में, अदरवाइज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली मेजर. ऐसा एज्यूम करो कि आप यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते हो, मैथमेटिकली और न्यूमेरिकल पॉसिबल है. We know that utility cannot be visible, it is invisible, we cannot be measured in number, but ऐसा assume करो कि utility can be measured in number, cardinal number. Whenever you are going to apply this law, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करोगे, जिस पे भी अप्लाई करोगे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए. खाने के लिए जो भी कमोडिटी दे रहे हो वो होमोजीनियस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए साइज, शेप और डिजाइन में. द साइज, शेप, कलर, टेस्ट ऑलवेज सेम. अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, होने के पहले खत्म हो जाएगा. यस, जब भी आप लॉ अप्लाई कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी खिलाना है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा खिलाते जाना. देयर शुड नो टाइम के बिटवीन टू यूनिट ऑफ कंजम्पशन. 2 यूनिट कंजम्पशन के बीच में लैप्स, टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो टाइम लैप्स बिटवीन द 2 यूनिट ऑफ कंजम्पशन. रीजनेबल, जी हाँ, जो भी कमोडिटी आप यूज करने वाले हो कंजम्पशन के लिए वो रीजनेबल इन साइज होनी चाहिए. ना तो वो बड़ी होनी चाहिए लाइक अ वाटरमेलन, ना तो वो होने चाहिए पीनट्स. नाइदर टू मोर बेटा, नाइदर सो मच बिग, नाइदर नोर अ स्मॉल. ना तो बड़ा होना चाहिए ना तो छोटा होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए साइज, शेप, डिजाइन में. ऑल द यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इट शुड बी रीजनेबल इन साइज, नाइदर टू बिग नोर अ स्मॉल. मतलब वो मैंगो हो सकता है. जी हाँ, 80 का आधा, 40 का आधा, 20 का आधा, 30. मतलब जैसे जैसे कमोडिटी कंजम्पशन कर रहे हो वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है. और एक टाइम ऐसा आएगा 10 का आधा, 20, 80 का आधा, 40 का आधा, 20 का आधा, 10 के बाद में बस ये पांचवा यूनिट है, वो आपका स्टेटिटी पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अगर उसके बाद भी आपने खाया तो वो नेगेटिव डिस यूटिलिटी हो जाएगी. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पे लिखोगे मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट ऑफ कंजम्पशन, नंबर्स ऑफ यूनिट नीचे लिखोगे. फर्स्ट खाए तो 80, सेकेंड खाए तो 40, थर्ड कमोडिटी खाने पे 20, फोर्थ कमोडिटी खाने पे 10, 10 के बाद बस. ये फिफ्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, वो है स्टेटिटी पॉइंट, जहां पे आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ गया. उसके बाद खाए तो डिस यूटिलिटी हो जाएगा. ज्वाइन विद द कर्व, ये आपको मिल जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विच इज शोइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग.
सेकेंड पॉइंट है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई भी देख के जाना ही आपको, सेम है, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताया बेटा आपने को? लॉ ऑफ सप्लाई इंट्रोडक्शन, द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल इकोनॉमिकल लाइक इज अ लॉ ऑफ डिमांड. It is also propounded by the Professor Alfred Marshall in book of Principle of Economic 1890 में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा? फंक्शन रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये फंक्शन रिलेशन बताने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सिंपल वर्ड में बाइट करना है आपको, 4 शब्दों में आपका लो स्टेटमेंट बाइट हो जाएगा। Higher the price, more supply, lower the price, less supply. So other thing being constant, higher the price, more supply, lower the price, lesser the quantity supply. Other thing remaining same, HP, MS, LP, LS. जी हाँ बच्चा, यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी घटेगी, राइट? In other factor remaining constant, rise in the price, raise in the quantity supply. Thus there is a direct relation between the price and quantity supply. जी हाँ, बल्ले बल्ले increasing the supply, increasing the price, increasing the supply, decreasing the price, decreasing the supply. तो यहाँ पे जो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिमांड का क्या था बेटा? डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये डिमांड का था। और सेम हमको डी हटा के क्या लिखना है? एस, एस स्टैंड फॉर सप्लाई, एक्स कमोडिटी, फंक्शंस ऑफ कमोडिटी। एजम्पशन कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होना नहीं चाहिए, अदरवाइज आवर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. Cost change, cost affect the profit and profit affect the supply. So it should be assumed that cost of production remains same. Cost of techniques of the production remains same. Yes, constant technique, production की technique भी change नहीं होनी चाहिए. There should be no change in weather condition. Otherwise law supply not applicable. Weather condition का change होगा तो supply applicable नहीं हो पाएगा. आदित्य को उठाओ, आदित्य। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यस देयर शुड बी assume that government policy remain constant. There should be no change in government policy, neither favorable neither unfavorable. ना तो टैक्सेशन आनी चाहिए ना तो सब्सिडी आनी चाहिए, अदरवाइज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट रिमेन सेम. जी हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देयर शुड नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर शुड नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर शुड नो चेंज इन वेदर कंडीशन, देयर शुड नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. अगर ये चेंज होता है तो आवर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. हमारा लॉ क्या बोलता है? इंक्रीजिंग द प्राइस इंक्रीजिंग सप्लाई, डिक्रीजिंग द प्राइस डिक्रीजिंग द सप्लाई. या तो मैं करूँ हायर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लेसर द क्वांटिटी सप्लाई. शेड्यूल में रिप्रेजेंट करोगे 10 रुपए के प्राइस पे 100 kg, प्राइस इंक्रीज 10 to 20, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज 20 to 30, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज 200 to 300. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉटेड द शेड्यूल ऑन अ डायग्राम. पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे. 8 मार्क के लिए आएगा बेटा. सी यहाँ पे डिमांड का अपोजिट है, जो डिमांड में पड़ा था उसका अपोजिट है. 10 रुपए के प्राइस पे 100 किलो, प्राइस इंक्रीज 10 to 20, सप्लाई इंक्रीज 100 to 200. जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है. यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट.
Here the price is increasing. At the same time, supply of quantity of commodity is also going, same quantity of supply also increasing. When we joining the different point, we get the different point with the increasing A, point B, point C, point D and point E. When we join all the point with one segment, we get the one curve, that is curve known as SS curve. SS curve moving left to right upward. It is a positive curve. जी हाँ, इसे पॉजिटिव कर्व कहते हैं. लास्ट आंसर आज के दिन का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, लास्ट आंसर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मुझे लग रहा है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कहीं ना कहीं पे और आप लोग फंस सकते हो, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें पहला ही पॉइंट है लेबर बैकवर्ड वेटेड कर्व. इसके बाद हम आज का सेशन खत्म करते हैं. ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए. और अभी भी जो बच्चे लोगों ने हमारा करियर गाइडेंस का फॉर्म गूगल का नहीं भरा है, भर दो बेटा, क्योंकि आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइम आने वाला है. क्योंकि मेहनत होगी हमारी, सफलता होगी आपकी, यही नियम पे मैं चल रहा हूं. लास्ट आंसर के साथ में अपना आज का सेशन कंप्लीट करने जा रहा हूं बेटा. मैं जितना किया है हम लोगों ने उसको अच्छे से करना. फंक्शंस ऑफ आरबीआई अच्छे से पढ़ के जाना. ये कहानी अपनी चीता चतुर की. चीता चतुर गांव में रहता था जिसके पास में जॉब अवेलेबल नहीं थी. चीता चतुर एक बार इंटरव्यू के लिए गया. जी हाँ, चीता चतुर अपने गांव में इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू में उसने पूछा कि भाई काम करोगे, तो बोलता हाँ काम के लिए ही तो यहाँ पे आया हूँ भैया, काम नहीं है. तो बोलता हम आपको 100 रुपया देंगे, आप यहाँ पे काम करना, पर आवर 100 रुपया देंगे. चीता चतुर बोलता अरे भाई तुम पूरे दिन का 100 रुपया दोगे तो भी चलेगा. बोलता नहीं नहीं भाई 1 घंटे का 100 रुपया मिलेगा. आप कितना घंटे काम करोगे? बोलता मैं तो फ्री हूँ, आप बोलो 5 घंटे काम करो, 500 रुपया पगार मिलेगा. तो भैया यहाँ पे ध्यान से देखना, चीता चतुर ने अपनी प्रोमिस कमिट कर दी 100 रुपीज में, पर आवर 100 रुपीज, पर आवर 100 रुपीज. जी हाँ, 5 घंटे काम करते थे, 500 रुपया कमाते थे. मैनेजर ने जाके देखा, बोला कि भाई सुपरवाइजर को बोला, बॉस ने बोला जाओ जरा देखो चीता चतुर को अपॉइंट किया है 100 रुपीज पर आवर में, वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है भैया. तो देखा चीता चतुर काम कर रहा है, दबा के काम कर रहा है भैया. यहाँ पे देखो मैनेजर आके उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है और ये चीता चतुर मन लगा के काम कर रहा है. मैनेजर ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट जाके अपने बॉस को रख दी. बॉस ने चीता चतुर को बुलाया और बोला भाई चीता चतुर तुम्हारी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया गया है, चेक किया गया है और तुमको हमने प्रॉमिस किया था हम आपको पर आवर का 100 रुपीज देंगे. यस, वेज रेट कितना था बेटा? पर आवर 100 रुपीज. और आपने वादा किया था 5 घंटा आप काम करोगे और हमने देखा आप 5 घंटा मन लगा के काम कर रहे हो, जी तोड़ काम कर रहे हो और आपकी काम करने से हमें बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि आपका पगार बढ़ा दूं. अरे वाह, 100 का सीधा डबल हो गया. चीता चतुर को मेहनत का फल आया, अपने आप को अपनाया, 100 का डबल पाया. अब चीता बोलता अगर तुमने पगार बढ़ाया तो मैं भी काम बढ़ाऊंगा, तुमने पगार बढ़ाया तो मैं भी काम बढ़ाऊंगा, 5 के मतलब 7 घंटा बिताऊंगा और मैं 1400 रुपया कमाऊंगा. यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना. लॉ ऑफ सप्लाई लागू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रूल था हायर द प्राइस हायर द सप्लाई. यहाँ पे वेज रेट इंक्रीज हो गया है 100 से 200. तो चीता चतुर ने अपना वर्किंग आवर भी इंक्रीज कर दिया है 5 to 7, मतलब पॉजिटिव इंक्रीजिंग. बट चीता चतुर को मैनेजर फिर देखने को आया तो देखा उसने 5 घंटा तो अपना काम कर ही रहा है, साथ में चीता चतुर ने 2 घंटा पॉलिशिंग का काम भी चालू कर दिया है. मैनेजर आया है, खुशियां लाया है, चीता चतुर को समझ में आया है मैनेजर आया है, खुशियां लाया है. ये चीता चतुर को समझ में आया क्योंकि लास्ट टाइम भी मैनेजर ने आके परफॉर्मेंस अप्रेजल किया था. अब चीता चतुर सोचता है मैनेजर आया है, खुशियां लाया है, अब फिर मेरी पगार बढ़ेगी, तो देखते कैसी पगार बढ़ेगी. पहले ये भाई 100 रुपीज में 5 घंटा काम करते थे और 500 रुपया कमाते थे. बॉस ने उसको प्रमोट किया, सैलरी डबल किया, 100 के बदले डबल 200 किया. तो उसने बोला 7 घंटा काम करूंगा और कितना कमाऊंगा 1400. चीता चतुर को पता है अब मैनेजर आया है तो सैलरी बढ़ेगी.
पर ये चीता चतुर ने अपना दिमाग यूज किया, बोलता है भाई अब पैसा कमा कमा के कहाँ जाना है, शादी भी करना है, बीबी बच्चों को भी लाना है, दोस्तों के साथ में लाइफ भी इंजॉय करना है। तो ये भाई साहब ने क्या किया, कैलकुलेशन क्या क्या, चतुर ने अपना दिमाग लगाया और सोचता है अगर मैं 6 घंटा भी काम करता हूं तो भी मुझे 1800 रुपया मिलेगा, तो क्यों मैं ज्यादा काम करूं। और इसने अपनी वर्किंग को, आवर्स को कम कर दिया। यहां पे देखो वेज रेट इंक्रीज हुआ, द वेज रेट इज इंक्रीज बट ही रिड्यूस हिज वर्किंग आवर्स सप्लाई। तो यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई टर्न हो गया। यस, लेबर के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है, लेबर इज एक्सेप्शन। जैसे वहां पे गिफन पैराडॉक्स था वैसे ये। अब इसके ऊपर से आपको डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे, वाई एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस पे लिखोगे आप लोग वेज रेट पर आवर और यहां पे लिखोगे आपका वर्किंग आवर्स पर डे। 100 रुपए पे 5 घंटा काम करता है हमारा चीता चतुर। ये पॉइंट को ए पॉइंट दे दिया मैंने। जैसे उसका वेज रेट बढ़ा 100 से 200 हुआ तो उसने वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिया 5 to 7 आवर्स। मतलब कि मैं कहूंगा आपको बेटा, जैसे जैसे उसका वेज रेट बढ़ा वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ा दी। पॉइंट नंबर बी। तो ये तो पॉजिटिव ही जा रहा है, सप्लाई की कर्व बराबर बन रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। बट थर्ड टाइम जब उसका सैलरी इंक्रीज हुआ, वेज रेट आवर बढ़ाया, तो उसने अपना वर्किंग आवर रिड्यूस कर दिया। एंड ज्वाइनिंग अगर आप देख रहे हो तो ये तीनों को ज्वाइन करो तो कर्व पहले सीधी जाती है फिर टर्न हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड बेंडेड कर्व, लेबर कर्व। हमारी जो लेबर कर्व है वो इंक्रीज होकर आगे जाके टर्न हो जाती है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड द बैकवर्ड बेंडेड कर्व, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये जो मैंने बोला है वही लिखना है बेटा, ये डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है कि एट द इनिशियल स्टेज वेज रेट इज 100, ही प्रोवाइड 5 आवर्स is equal to 500 rupees wage rate, but when wage rate increase he increase the supply. After certain period of time he reduce the supply and wage rate increase. It is show that our law of supply is not apply on labor supply curve, right? नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। रीजन इज दैट द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई ऑन एग्रीकल्चर गुड्स प्रोडक्शन बिकॉज इज अ सीजनल। अगर पॉजिटिव वेदर है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा और अनफेवरेबल वेदर है तो सप्लाई कम हो जाएगा, इवन प्राइस इज हाई। बेटा अगर मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस हाई भी है और अगर अपना नेचर नेगेटिव है तो वी आर नॉट एबल टू सप्लाई मोर। सो यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। नेचुरल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है बिकॉज प्रोडक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द। और अगर वो अनफेवरेबल हो चुका है, सीजन अनफेवरेबल है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया और जिसकी वजह से नेगेटिव हुआ तो आप कितना भी पैसा बढ़ा दो सप्लाई बढ़ सकती नहीं है, राइट। अर्जेंट नीड ऑफ कैश, अगर पैसे की जरूरत अर्जेंट है तो लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, बट अर्जेंसी में पर्सन क्या करता है, लोअर प्राइस पे भी सप्लाई हाई करके गुड सोल्ड करके चले जाता है बेटा। इफ द सेलर इज अर्जेंट नीड ऑफ कैश ही मे सेल प्रोडक्ट विच इज मे बी इवन अ बिलो द मार्केट प्राइस। पेरिशेबल गुड्स, वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं उसके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सप्लाई वुड बी ऑफर मोर क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। माँ बोलती चलो मार्केट चलो, पापा बोलते तभी मार्केट जाने का, तभी मार्केट जाने का जब मार्केट बंद होने का टाइम हो, तभी सस्ता सामान मिल जाता है। क्योंकि बेटा इंफीरियर गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है, शॉर्ट टाइम में खराब होने वाले गुड्स है, तो सप्लाई विल सेल मोर इवन एज अ लेसर प्राइस टू कवर द कॉस्ट। रेयर आर्टिकल, जी हाँ, रेयर आर्टिकल मतलब वो गुड्स जो कभी कभी अवेलेबल होते हैं, एंटिक पीस, ओल्ड कॉइन, चाहे उसकी कितनी भी सप्लाई प्राइस बढ़ा दो सप्लाई बढ़ सकती नहीं है, सप्लाई इज फिक्स्ड। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिए आज के सेशन में।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पेपर आराम से लिखना, कोई घाई नहीं करना। लास्ट टाइम फिर से आपसे रिवाइज करने जा रहा हूँ आज की बात कि भैया जब भी आप पेपर लिखो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है आपको। ऑब्जेक्टिव के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फाइट करना आराम से। इतना होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना और 2A 2B को सबसे लास्ट में। मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 2A और 2B डिस्टिंग्विश बिटवीन और आपका आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में करने की कोशिश करना। हाँ, पेपर में जंप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है तो पहले 6 कंप्लीट करो, फिर 5 कंप्लीट करो। पूरा जगह चाहिए तो छोड़ दो, पर आगे पीछे लिखना मत बेटा, टीचर को हैरान होगा तो आपके मार्क्स कटेंगे, वो पक्का है। सो बेटा सीक्वेंस मत तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखना है, आधे आधे पेज पे आंसर चालू नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, दिखने में आ रहा है बेटा। सो पूरे पेज पे एक ही आंसर होना चाहिए, आधा आंसर इधर आधा आंसर, ऐसा मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नीचे जगह है तो भी पेज छोड़ दो, ठीक है बेटा। अच्छा, बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको बता रहा होगा, भूल गए तो अकाउंट के लिए सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे का लाइव सेशन है। अंधेरी में ऑफलाइन सेशन है, जिसे वहां पे आना है आ सकता है, जिसे लाइव बैठना है वो लाइव भी बैठ सकता है। कोई चार्जेस नहीं है, ऑफलाइन के लिए भी ऑनलाइन के लिए भी, राइट। और अकाउंट के लिए शाम को भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ आपके एग्जाम के बाद, एज वेल एज संडे 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लाइव तक रहेंगे। रात को तो हमारी होने वाली नाइट आउट विद सर रहता ही है। सो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ऑल द बेस्ट। मेहनत होगी हमारी, सक्सेस होगी आपकी। अगर करियर गाइडेंस फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ भर देना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।